जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस क्लास में हम कर रहे हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित भारत एवं विश्व का भूगोल। दोस्तों इसमें हम सभी भूगोल के प्रश्नों को अच्छे तरीक़े से हल करते हुए जा रहे हैं। दोस्तों ये बुक है दृष्टि आईएएस की, आपको पता है ये कितनी अच्छी बुक है। चलिए दोस्तों अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों आज की क्लास हम करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप दोनों को एक साथ कवर करने वाले हैं। दोस्तों ये 6 क्लास की एनसीईआरटी इसमें इसलिए इनके थोड़े थोड़े प्रश्न दे रखे हैं, आगे की ओर बढ़ते जाएंगे और इनको हम करते जाएंगे। तो आज की क्लास हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और इस अंटार्कटिका महाद्वीप के प्रश्नों को हल करेंगे अच्छे से। दोस्तों इनका रिवीजन हमारे लिए अच्छे और महत्वपूर्ण है, हम आगे अच्छे से करने वाले। तो चलिए दोस्तों इस क्लास को हम शुरू करते हैं। और दोस्तों आगे आएगी क्लास, कल की क्लास में हम इसको 7th क्लास की एनसीईआरटी से सामाजिक विज्ञान एवं हमारा पर्यावरण को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रश्न। दोस्तों प्रश्न नंबर पहला है हमारा, किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं? तो किसे कहते हैं? ये कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को, ये आप सभी को पता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं क्योंकि इसके बहुत बड़े भाग में कम वर्षा होती है तथा ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण गोलार्ध में पूरी तरह स्थित है और ये दोस्तों सबसे छोटा महाद्वीप है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, ऑस्ट्रेलिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों सही कथन बताने हैं। चलिए दोस्तों एक एक करके सभी कथनों को देख लेते हैं। पहला कथन है दोस्तों, मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के 2 भागों में बांटती है अर्थात यह ऑस्ट्रेलिया के मध्य से होकर गुजरती है, लगभग मध्य से होकर गुजरती है। तो दोस्तों ये वाला सही है। इसमें जो मकर रेखा है वो ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से होकर गुजरती है। दूसरा कथन है, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग एक विस्तृत पठार है, यह महाद्वीप के लगभग 2/3 भाग पर फैला है। दोस्तों ये भी सही है। अगला है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में पश्चिमी पठार तथा पूर्वी उच्च भूमि के मध्य विस्तृत निम्न भूमि प्रदेश है। दोस्तों ये भी सही है। इसमें दोस्तों तीनों कथन सही हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं पहले। उपयुक्त तीनों कथन सत्य हैं। ऑस्ट्रेलिया को मुख्यतः 3 भौतिक भागों में बांटा जाता है, पश्चिमी पठार, मध्यवर्ती निम्न भूमि तथा पूर्वी उच्च भूमि। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के 2 भागों में बांटती है या फिर मध्य से होकर गुजरती है। दोस्तों अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठार से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। दोस्तों पश्चिमी पठार से संबंधित है ऑस्ट्रेलिया का। चलिए दोस्तों, और इसमें पूछा हुआ है उपयुक्त में से असत्य कथन है। पहला कथन है, पश्चिमी पठार का अधिकतर भाग मरुस्थल या अर्ध मरुस्थल है। तो दोस्तों ये भी राइट है। जो ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी भाग है वो अधिकतर भाग क्या है? मरुस्थल है। पश्चिमी पठार का अधिकांश भाग सपाट है और छोटी छोटी झाड़ियों से ढका है। दोस्तों ये भी सही है, छोटी छोटी झाड़ियों से ढका है और अधिकतर भाग कैसा है? सपाट है। तीसरा है हमारा दोस्तों, यह पठार एक नवीनतम पठार है जिस कारण यहाँ पर खनिज संसाधन का अभाव है। दोस्तों ये वाला कथन गलत है। क्यों? दोस्तों ये एक नवीनतम पठार नहीं है, यानी कि ये पुराना पठार है। तीसरा कथन गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3 गलत है। असत्य कथन पूछा हुआ है तो केवल 3 असत्य है। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केवल 3 असत्य है। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार भारत के दक्कन के पठार की भांति पुरानी चट्टानों से बना है। यहाँ अनेक खनिजों के बड़े बड़े भंडार हैं, जैसे लौह, अयस्क और सोना यहाँ के प्रमुख खनिज हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है देख लेते हैं। मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश उत्तर में कार्पेट्रिया की खाड़ी से लेकर महाद्वीप को पार करता हुआ ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण तट तक फैला हुआ है।
तो दोस्तों ये वाला तो सही है। पहला कथन तो कैसा हमारा सही है। दूसरा कथन है दोस्तों, उसे भी देख लेते हैं। इस भाग में पर्याप्त वर्षा होती है जिस कारण यहाँ कई नदियों के उद्गम होते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश भाग में वर्षा नहीं होती, तो ये वाला गलत हो जाएगा। हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, केवल एक राइट हो जाएगा इसमें। कथन 2 असत्य है। वर्षा की कमी के कारण निम्न भूमि का अधिकतर भाग बहुत ही शुष्क है। सौभाग्य से कुछ जल उत्सृत कूपों से मिल जाता है। ये कुएं बहुत गहरे खोदे जाते हैं। इन गहरे कूपों से पानी निरंतर और अपने आप बड़े वेग से बाहर निकलता रहता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां, तो दोस्तों एक तो मर्रे और डार्लिंग। मर्रे डार्लिंग ये कैसी हैं, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख 2 नदियां हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 2। बराक और टिग्रिस ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की नदियां नहीं हैं। मर्रे एवं डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं। ऑस्ट्रेलिया की अधिकतर नदियां पूर्वी उच्च भूमि से निकलती हैं। इन नदियों के अपवाह तंत्र का संबंध मध्यवर्ती निम्न भूमि से है। दोस्तों अगला प्रश्न है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत किस देश में स्थित है। तो आप सभी को पता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के लगभग समानांतर फैली है। यह ऊंचे ऊंचे पठारों की लंबी पट्टी है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में स्थित कॉसिस्को ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर है। दोस्तों कॉसिस्को ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर है। उत्तर में ये चौड़ी तथा कम चौड़ी है, किंतु दक्षिण में ये सकरी और ऊंची है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है, मर्रे एवं डार्लिंग नदियों की द्रोणियां अपवाह तंत्र का क्षेत्र का संबंध मध्यवर्ती निम्न भूमि से है। दोस्तों अभी पढ़ के आए हैं तो निम्न मध्य भूमि से ही है। मध्यवर्ती निम्न भूमि में आयर झील के चारों ओर का बहुत बड़ा भाग अंततः स्थलीय अपवाह क्षेत्र है। दोस्तों ये भी सही है। दोस्तों दोनों कथन सही है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। निम्न भूमि प्रदेश में कुछ नदी द्रोणियों में, जिनमें मर्रे एवं डार्लिंग प्रमुख नदियां हैं, ये नदियां मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश के दक्षिणी भाग से होकर बहती हैं। निम्न भूमि प्रदेश से होकर बहने वाली सभी नदियां समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। इनमें से अधिकतर नदियां अंतः स्थलीय झीलों में गिरती हैं। इस प्रकार मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश में आयर झील के चारों ओर का बहुत बड़ा भाग अंतः स्थलीय अपवाह क्षेत्र है, यानी कि दोस्तों ये विलुप्त हो जाती हैं नदियां। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा इसमें, ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है। दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ आप सभी को पता है ये दोस्तों प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में पढ़ लेते हैं, व्याख्या कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ प्रशांत सागर में एक प्रवाल भित्ति है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रवाल नाम के अत्यंत छोटे छोटे जीवों के अस्थि पंजर के लगातार जमाव से होता है। प्रवाल एक प्रकार के छोटे समुद्री जीव होते हैं जो समुद्र की तली से चिपके रहते हैं। प्रवाल उष्णकटिबंधीय समुद्र के स्वच्छ और उथले जल में ही अच्छी तरह पनपते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रेट बैरियर रीफ का काफ़ी तेज़ी के साथ क्षय हो रहा है। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है ग्रेट बैरियर रीफ का तेज़ी से क्षरण हो रहा है, यानी कि अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन एवं कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन ए, ऑस्ट्रेलिया के भीतरी भागों में गर्म मरुस्थलों की तरह जलवायु पाई जाती है। भीतरी भागों में गर्म मरुस्थलों की तरह ही जलवायु पाई जाती है। तो दोस्तों ये कारण तो सही है।
ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी उच्च भूमि वर्षा कराने वाली पवनों के लिए रुकावट पैदा करती है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूर्वी भाग में स्थित है, जिससे कि वर्षा के जलवायु आती है वो उससे टकराकर वहीं वर्षा कर देती है, तो अंदर के लिए और नहीं आने देती है। तो इससे क्या होता है, वहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती, तो गर्म मरुस्थल बनते हैं। तो दोस्तों इस कथन का ये कारण राइट हो गया। तो दोस्तों आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए तथा दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। ये भी सही हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग शुष्क है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी, उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण पश्चिमी भागों में पवन समुद्र की ओर से चलती है, परिणाम स्वरूप इन भागों में भारी वर्षा होती है। पूर्वी उच्च भूमि वर्षा कराने वाली इन पवनों के लिए रुकावट है, इसलिए वर्षा पश्चिम की ओर बहुत कम हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती तथा पश्चिमी भागों के बहुत बड़े क्षेत्र में वर्षा बहुत ही कम या बिल्कुल नहीं होती है, अतः ऑस्ट्रेलिया के विस्तृत भीतरी भाग में गर्म मरुस्थल की तरह जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ जो कि मर्रे एवं डाल्डिक नदियों की द्रोणी में फैली हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो मर्रे एवं डाल्डिक नदियों के किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता है डाउन्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। डाउन्स घास के मैदान। ऑस्ट्रेलिया में घास भूमियाँ दो प्रकार की हैं, उष्ण कटिबंधी तथा शीतोष्ण कटिबंधी। शीतोष्ण कटिबंधी घास भूमियाँ जो कि मर्रे एवं डार्लिंग नदियों की द्रोणी में फैली हैं, उन्हें हम डाउन्स कहते हैं। तो दोस्तों डार्लिंग से डाउन्स याद रखना। डार्लिंग नदी है ऑस्ट्रेलिया में, तो उससे याद रखना डाउन्स। मर्रे डार्लिंग से डाउन्स घास के मैदान वहीं पाए जाते हैं। और एक बात भी याद रखना, ये दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधी घास भूमियाँ हैं। शीतोष्ण कटिबंधी घास को ही डाउन्स कहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा इसमें, ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं ऑस्ट्रेलिया के संबंध में? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला सामान्य वृक्ष यूकेलिप्टस है। तो दोस्तों ये तो सही है, ऑस्ट्रेलिया में यूकेलिप्टस पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ डाउन्स हैं। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि शीतोष्ण कटिबंधी घास भूमियाँ को डाउन्स कहते हैं, ना कि उष्ण कटिबंधी को। तो दोस्तों ये वाला गलत हो जाएगा। तीसरा है, अर्ध शुष्क क्षेत्रों की मुख्य वनस्पति साल्ट ब्रुश है। तो दोस्तों ये भी सही है। तीसरा सही है, पहला सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। केवल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 और 3। दोस्तों उष्ण कटिबंधीय के बारे में देख लेते हैं और इन तीनों ऑप्शन के बारे में भी देख लेते हैं। यूकेलिप्टस ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला सामान्य वृक्ष है और इन्हें प्रायः गोंद वृक्ष के नाम से पुकारा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में उष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ उत्तर में फैली हैं तथा इन्हें सवाना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सवाना। याद रखने की योग्य बात है, जो ऑस्ट्रेलिया में उष्ण कटिबंधीय घास है वो उत्तर की ओर फैली हैं और उन्हें हम सवाना कहते हैं। क्या कहते हैं? सवाना। और जो दोस्तों डाउन्स है वो शीतोष्ण वाली हैं। शीतोष्ण वाली डाउन्स शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, अतः दूसरा युग्म गलत है। ऑस्ट्रेलिया के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की मुख्य वनस्पति साल्ट ब्रुश और मुलगा है। कौन सी है? मुलगा और साल्ट ब्रुश है। इस बात को भी याद रखना। दोस्तों अगला कथन है, ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं ऑस्ट्रेलिया के संबंध में? पहला है, विश्व में ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दोस्तों ये वाला सही है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। कलगुरली, जिसे हम कालगुरली, सोना खनन का एक प्रमुख क्षेत्र है। दोस्तों ये भी सही है। कुलगार्डी और कालगुरली ये दोस्तों सोना खनन का एक प्रमुख क्षेत्र है। दोनों दोस्तों इसमें दोनों सही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। दोस्तों अगला महाद्वीप शुरू होता है हमारा अंटार्कटिका। इसे भी कर लेते हैं। अंटार्कटिका किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप ये कहते हैं अंटार्कटिका को।
इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अंटार्कटिका आकार में बहुत बड़ा ज़रूर है, लेकिन अभी भौतिक दृष्टि से ज़्यादा लाभ नहीं दे सकता, परंतु यह पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है। इसलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। साथ ही संसार का यही अकेला महाद्वीप है जो सदा बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं और विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप के अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन बताना है अंटार्कटिका महाद्वीप के संबंध में। पहला कथन है हमारा ऑप्शन ए, अंटार्कटिका का लगभग 98% भाग सदा बर्फ से ढका रहता है। दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव की ओर फैला हुआ है, उसके चारों ओर फैला हुआ है और ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है, यानी कि इसका लगभग 98% यानी कि सारा भाग बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे हम श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। ऑप्शन बी है, इस महाद्वीप में विश्व के सबसे बेहतर तटीय मैदान है। दोस्तों, ये भी सही है। इसमें दोस्तों, इस महाद्वीप में विश्व के सबसे बेहतर तटीय मैदान है। दोस्तों, तटीय मैदान है, ये वाला इसमें गलत है। क्वीनमोड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। दोस्तों, ये वाला सही है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में कभी सूर्य अस्त नहीं होता तथा शीत ऋतु में सूर्य उदय नहीं होता। दोस्तों, ये वाला सही है, क्योंकि यहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने की रात होती है दक्षिणी ध्रुव की ओर अंटार्कटिका पर। दूसरा कथन असत्य है। अंटार्कटिका का अधिकतर भाग ऊबड़ खाबड़ तथा पर्वतीय है। यहाँ का समुद्र तट खड़े ढाल वाला है। यहाँ तटीय मैदान नामात्र को भी नहीं है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर तटीय मैदान नहीं है, बिल्कुल खड़े ढाल वाले समुद्र मैदान है यहाँ पर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य वनस्पति है? अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य वनस्पति दोस्तों, एक तो लाइकेन है। कौन सी है? लाइकेन। दूसरी है मांस। ये दोस्तों दोनों अंटार्कटिका महाद्वीप की प्रमुख वनस्पति हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। लाइकेन और मॉस अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य वनस्पति है। अंटार्कटिका का अधिकतर भाग ठंडा मरुस्थल है। यहाँ की थोड़ी सी वनस्पति पर बहुत कम जीव जंतु अपना गुजारा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के सागरों में जीवों की बहुतायत है। पेंगुइन, समुद्री पक्षी तथा सील यहाँ बड़ी बड़ी संख्या में सागरों में भेल भी पाई जाती हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है और ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा। अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाले महासागर को क्या नाम है? दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप चारों ओर से सागर से घिरा हुआ है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव की ओर है। तो दोस्तों उस महासागर का क्या नाम है? दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घिरा हुआ है। इस बर्फीले महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाले महासागर का नाम है दक्षिणी महासागर। यह एक ठंडा महासागर है। इस महासागर के ऊपरी जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता। यहाँ की जलवायु बहुत ही कठोर है। यहाँ में संसार में सबसे कम तापमान -95 डिग्री सेल्सियस। इस महाद्वीप में स्थित दक्षिणी ध्रुव पर शीत ऋतु में अंकित किया गया है। ग्रीष्म ऋतु में भी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है। तो दोस्तों ये आज का जो चैप्टर था वो हमारा समाप्त हो गया है, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप थे समाप्त हो गए। एनसीईआरटी दृष्टि IAS की में इतने ही क्वेश्चन दे रखे हैं। दोस्तों अगली क्लास में हम करेंगे 7th क्लास की एनसीईआरटी में सामाजिक विज्ञान एवं हमारा पर्यावरण। ये दोस्तों कक्षा 7 की है, इनकी 7th क्लास की है, जिसमें होगा पर्यावरण। महत्वपूर्ण चैप्टर है जिससे दोस्तों सवाल बार बार पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों इस क्लास को हम यहीं रखते हैं। मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों आपको अगली क्लास भी पूरी देखनी है, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। चलिए दोस्तों समाप्त करते हैं इस क्लास को।